आज हम आपको मिलवाते हैं राजस्थान सवोई माधोपुर के मनोज बेरवा से। मनोज बेरवा एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और मनोज ने मेडिकल क्षेत्र में काम करने की इच्छा ली, डीएमएलटी यानी कि डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी किया। मनोज ने विदेश जाने का सपना देखा और दुबई की डीएचए यानी कि दुबई हेल्थ अथॉरिटी जैसे एग्जाम को क्वालिफाई किया। तो आइए जानते हैं कि एमएलटी एजुकेशन पॉइंट के महाराजा बैच के स्टूडेंट मनोज बेरवा ने ये कैसे किया, उन्होंने कैसे डीएचए एग्जाम की प्रिपरेशन करी, डीएचए एग्जाम का लेवल क्या रहता है और उन्होंने काम करने के लिए दुबई ही क्यों चुना। तो नमस्कार, मैं हूं मनीषा, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। कैसे हैं आप सभी? तो आइए शुरुआत करते हैं हम आज के इस शानदार सेशन की। मनोज, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर और हम शुरुआत करते हैं। देखिए, आज के वीडियो में आपने जो भी अपने प्रिपरेशन करी है, कैसे प्रिपरेशन करी है, कैसे एग्जाम क्लियर करी है ना, इन सभी जी, के बारे में कुल मिला के आपकी पूरी जर्नी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, जी मैम। तो सबसे पहले आप अपना एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन स्टूडेंट को दे दीजिए, अपना नाम बता दीजिए, आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, आपने कौन से एग्ज़ाम क्लियर करी है, ये बता दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैम मेरा नाम मनोज बेरवा है। आई एम फ्रॉम राजस्थान। राजस्थान सवाई माधोपुर, भानवस तहसील से बिलॉन्ग करता हूँ। मेरा गाँव का नाम चांदनहोली है मैम। अच्छा, ओके, मतलब आप राजस्थान से हैं और जी, आपने कौन सी एग्ज़ाम क्लियर करी है? मैम मैंने एग्ज़ाम डीएचए एग्ज़ाम क्वालिफ़ाइड किया है। अच्छा, डीएचए का फुल हाँ जी, डीएचए फुल फॉर्म होता है मतलब दुबई हेल्थ अथॉरिटी का। ओके, आपने डीएचए एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया है। जी, तो मनोज, सबसे पहले हम आपकी क्वालिफ़िकेशन पर आते हैं कि आपने क्वालिफ़िकेशन में क्या किया है? क्वालिफ़िकेशन में मैम मैंने ओनली डिप्लोमा किया है बस। अच्छा, 12th के बाद डिप्लोमा। डीएमएलटी आपने किया है 12th के बाद। डीएमएलटी। जी। डीएमएलटी कहाँ से किया है मनोज आपने? मैंने अपने यही डिस्ट्रिक्ट से किया है मैंने, गंगापुर सिटी से। अच्छा, गंगापुर सिटी से ही आपने डीएमएलटी किया है 12th के बाद में। अच्छा, जी, ओके। तो देखिए, आपका ये जो लैब टेक्नीशियन बनने का सपना है, आपने मतलब क्यों देखा? आप इस फील्ड में क्यों आए? आपने क्यों लैब टेक्नीशियन की फील्ड चुनी? कुछ तो आपके माइंड में आया होगा, जब आपने 12th पास आउट किया उसके बाद में? जी मैम, मेरा फर्स्ट से मतलब स्टार्टिंग से मेरा ये सपना था कि मेरे को मेडिकल लाइन में जाना है। यस, फिर उसके बाद में कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वज़ह से मैं कुछ और ज़्यादा हायर स्टडी तो नहीं कर पाया, बट ओके। मेरा अच्छा चॉइस रहा कि मैं पैरामेडिकल में एमएलटी क करूँ और उसमें अपना करियर से सेटल करूँ। अच्छा, ओके, तो आपने 2 ईयर का डिप्लोमा किया ऐसा, है ना? यस, यस। ठीक है। अब जैसे आपका जैसे ही लैब टेक्नीशियन का कोर्स कंप्लीट हुआ, तब डीएमएलटी कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद में आपने विदेश जाने की सोचा, जी। है ना? विदेश जाने की सोचा तो मतलब आपके माइंड में कैसे विचार आया कि मुझे विदेश जाना चाहिए और खासकर आपने विदेश जाने में दुबई को ही क्यों चुना? मैम, मैंने इस वज़ह से दुबई इस वज़ह से चुना है क्योंकि अदर कंट्री में अगर जाएँगे तो वहाँ पे या तो आईएलटीएस या ओईटी 2 एग्ज़ाम क्वालिफ़ाइड करने होते हैं, वो इंग्लिश के टेस्ट होते हैं सारे। तो उसके लिए तो मैं सजेशन मेरे मन में था नहीं कि मेरे से इंग्लिश क्वालिफ़ाइड हो पाएगी। लेकिन यस, मैंने सोचा कि दुबई एक ऐसी कंट्री है वहाँ पे ये डीएचए का एग्ज़ाम होता है ना, तो वहाँ पे मतलब ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, जो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है वही आते हैं इसमें। तो इस वज़ह से मैंने सोचा कि अपन डिप्लोमा तो अपना कंप्लीट हो ही गया और स्टडी भी कंटिन्यू है ही थी मेरी, तो इस वज़ह से मैंने इसको ज़्यादा सजेशन दिया कि इसकी मैं डीएचए क्वालिफ़ाइड कर सकता हूँ अपने मन में। अच्छा, अच्छा, ओके। तो मतलब विदेश जाने का विचार कैसे आया आपके मन में? विदेश जाने का विचार तो मैम पहले तो मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही था कि इंडिया में गवर्नमेंट जॉब करूँगा। फिर मैंने एम्स दिया, एम्स का मेरे से नहीं हो पाया तो फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन मेरा यही था कि भई अगर यहाँ पे नहीं तो बाहर फ़ॉरेन में जाऊँगा तो वहाँ पे एक अपना करियर सेटल करूँगा वहाँ पे जाके। अच्छा, अच्छा, ओके। आप करियर को लेके आपने चुना कि आप वहाँ जाके अच्छा अर्न कर सकते हैं। जी, जी, बिल्कुल। ओके। अब देखिए, जैसे आपने डीएचए एग्ज़ाम को चुना, है ना? जी, अब लैब टेक्नीशियन के लिए ये जो एग्ज़ाम होती है डीएचए की, जी। इसमें इंटरव्यू भी होता हाँ, इंटरव्यू होता है। है ना? इंटरव्यू भी होता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है आपकी, इसको आप जी, थोड़ा-सा स्टेप बाय स्टेप अगर बताएँगे तो स्टूडेंट को इससे बहुत हेल्प मिलेगी।
कि आपने कैसे एग्ज़ाम दिया वगैरह? जो पूरी प्रोसेस है, उनको शॉर्टली स्टेप बाय स्टेप आप बता दीजिए। जी मैम। सबसे पहले तो मैम अपने ये डीएचए की एग्ज़ाम के लिए एक छोटा-सा टेस्ट होता है। एक एग्ज़ाम क्वालिफ़ाइड करने तो दुबई में अगर अपन एज़ ए गवर्नमेंट, एज़ ए प्राइवेट दोनों सेक्टर में आप जॉब कर सकते हैं। उससे यस। पहले अपन को एक टेस्ट देना होता है डीएचए दुबई हेल्थ अथॉरिटी का। उससे हम एलिजिबल हो जाते हैं डीएचए दुबई में वर्क करने के लिए। इसके बाद फिर इसमें मैम सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी ये होती है कि 2 ईयर का डिप्लोमा चाहिए। ठीक है? उसके बाद इसमें पहले तो रिक्वायर्ड था कि 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, लेकिन इस टाइम एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐज़ ए फ्रेशर भी वहाँ पे काम कर सकते हैं। ओके। इसमें इसके लिए अपने पास डॉक्यूमेंट में अपने वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जो अपनी काउंसिल बना के देती है। इसके बाद अपने अपने पास एक पासपोर्ट और अपनी सारी मार्कशीट वगैरह डॉक्यूमेंट पूरे और एक फ़ोटो और एक वहाँ पे मैंने अपने फ्रेंड था, उससे मैंने मैंने बोला कि मेरे से तो ऐसे ज़्यादा कुछ जानकारी थी नहीं इसके बारे में। लेकिन मेरे फ्रेंड था वहाँ पे अभी भी प्रेज़ेंट वहीं पे है, उन्होंने मेरे को बताया और मैंने उनको उनको मैंने बताया कि भई मेरे को ऐसे-ऐसे जाना है। तो वो उनसे उनसे उनके थ्रू मैंने सारा एग्ज़ाम का जो मेथड है उनसे मैंने कंप्लीट करवाया, उन्होंने मेरा फॉर्म भरा, उसके बाद में मैंने एग्ज़ाम दी, एग्ज़ाम देने के बाद प्रिपरेशन करी अच्छे से, फिर एग्ज़ाम दी, एग्ज़ाम क्वालिफ़ाइड की, उसके बाद में मेरा क्लियर हो गया उसके बाद। अच्छा, अच्छा, ओके। मतलब आपने पहले फॉर्म अप्लाई किया, है ना? और जी। उसके बाद में फिर एग्ज़ाम दी और ये वाली जो एग्ज़ाम होती है एलिजिबिलिटी के लिए होती है, कि आप यस, वहाँ यस। पे वर्क करने के लिए एलिजिबल हो। अभी जी। उसके बाद में आगे और भी प्रोसेस बाकी है। हाँ, हाँ मैम, उसके बाद में अगर एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, उसके बाद में अपना डाटा फ्लो का एक प्रोसीजर होता है, जिसे यहाँ पे तो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन बोलते हैं और वहाँ पे डाटा फ्लो बोला बोला जाता है। ओके। उसके लिए लगभग 25 डेज़ का एक प्रोसीजर होता है, जो वहाँ की कंसल्टेंसी यहाँ पे कन्फर्म करती है कि वास्तव में अपन ने वर्क किया है कि नहीं किया, अपन अब रजिस्ट्रेशन वैलिड है या नहीं वैलिड है, वो प्रोसीजर होता है। ओके। अच्छा मनोज आपको मतलब इस जर्नी में जैसे कि आपने डीएचए एग्ज़ाम के लिए प्रोसेसिंग वग़ैरह सारी चीज़ें करी, तो सबसे बड़ी परेशानी या कोई ऐसा चैलेंजेस जो आपके सामने आया हो? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ नहीं। आपका सिलेबस ही ऐसा है, टॉपिक ही ऐसे हैं कि उसमें मेरे को ओनली स्टडी के अलावा मतलब बहुत कुछ डिटेल्स में आपका सिलेबस है कि उसके अलावा क्वेश्चन बाहर कहीं से आए ही नहीं। सारे ओके। उसमें से बिल्कुल मनोज हम कवर। प्रिपरेशन पे अभी बात करेंगे। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जैसे ये प्रोसेसिंग जो थी आपकी, जी, जी, उससे जी। लेकर आपको कुछ चैलेंजेस सामने आए या कोई परेशानी आपको हुई कि किन-किन चीज़ों से आपको मतलब ध्यान रखने की ज़रूरत है स्टूडेंट को? नहीं मैम, ऐसे तो कुछ नहीं, मेरे सामने तो बाकी कुछ भी नहीं हुआ। मेरा फ्रेंड है, वो मेरे को गाइड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैंने फॉर्म अप्लाई किया, फिर डाटा फ्लो के लिए अप्लाई किया, फिर लाइसेंस आ जाएगा, उसके बाद में मैं दुबई के लिए अप्लाई करूँगा, वहाँ पे फिर जॉब इंटरव्यू अच्छा तो अटेंड करके आपका जॉब। फ्रेंड दुबई में ही है? हाँ, इस टाइम दुबई में ही है। अच्छा उन्होंने भी डीएचए एग्ज़ाम क्वालीफाई किया हुआ है? उन्होंने भी डीएच एग्ज़ाम क्वालिफाइड करके ही जॉब करना होता है वहाँ पे। अच्छा तो उनके थ्रू आप अ, प पूरी प्रोसेस कर रहे हैं अपनी? जी, जी। ओके। ठीक है, मनोज अब देखो, अभी आपने डीएचए एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई किया, तो जी। मतलब प्रिपरेशन के दौरान या फिर आपको कभी ऐसा लगा जैसे आपने सोचा कि मैं डीएचए एग्ज़ाम दूँगा या फिर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, उस दौरान आपको कभी ऐसा लगा कि मैं एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मतलब बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ थॉट्स आपके माइंड में आया? और अगर ऐसा माइंड में आया तो फिर आप मतलब खुद को मोटिवेट आपने कैसे किया? मैम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अपन को उसके प्रोसीजर के बारे में पता ही नहीं होता कि करना क्या होता है। अगर अपन को मतलब थोड़ी-थोड़ी गाइडेंस मिल जाए ना, तो उस अकॉर्डिंग वो सारा कुछ ईज़ी होता चला जाता है और बाकी मेरे को प्रिपरेशन में बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अच्छे से पढ़ाई की, अच्छे से एमसीक्यू अटेंड किए, टेस्ट निकाले और मैं सारे टॉपिक क्लियर करे, पूरा ऑल ऑफ द सिलेबस मतलब सारा सिलेबस कंप्लीट करके फिर मैंने अच्छे से प्रिपेयर होके फिर एग्ज़ाम दिया मैंने। ओके। मतलब ऐसा आपको नहीं लगा कि मैं नहीं निकाल पाऊँगा या फिर बहुत नहीं, ज़्यादा मुश्किल है? आप कॉन्फिडेंट थे कि हाँ, मैं निकाल ही लूँगा। जी, है ना? जी। हाँ, क्योंकि मैं जी, ये एक ऐसा फ़ेज़ होता है ना मतलब हर स्टूडेंट के साथ होता है। हर स्टूडेंट इस फ़ेज़ से गुज़रता है। जब वो जी, प्रिपरेशन करता है ना तो मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि मैं कर जी, पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो ये एक एक अच्छी बात है कि आपने ऐसा सोचा ही नहीं।
आप हमेशा पॉजिटिव ही रहे कि मैं निकाल पाऊँगा, है ना? यस तो मैम। स्टूडेंट के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि आप अपने सबसे पहले तो माइंड सेट कर लीजिए कि हाँ, मैं निकाल लूँगा। चाहे मैं मुझे मतलब मेरे सामने बहुत सारी परेशानियाँ हों क्योंकि स्ट्रगल सबकी लाइफ में होता है मनोज देखो, जी, है ना? मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैंने भी एग्ज़ाम क्वालीफाई करी है, तो मेरे सामने भी बहुत सारी परेशानियाँ थी। परेशान नहीं रहे। हाँ, तो उन सभी चीज़ों से दूर रहते हुए अपना प्रिपरेशन के टाइम पे बस एक ही फ़ोकस रहना चाहिए कि मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है और एग्ज़ाम वही आपने किया, वो बहुत अच्छी बात है। अब आपने एग्ज़ाम दिया डीएचए, तो पेपर का लेवल कैसा आपको लगा? मतलब टफ़ था या फिर मीडियम था? आपको कैसा लगा पेपर का लेवल? पेपर का लेवल तो मीडियम में था, बाकी यहाँ से थोड़ा डिफरेंट आता है, वहाँ के क्वेश्चन थोड़े अलग है। अच्छा, कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आए थे? मतलब कोई ऐसा सब्जेक्ट भी होगा जिससे क्वेश्चन नहीं आए या सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आए थे? नहीं, सारे ऑल ऑफ द सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफली ज़्यादातर तो माइक्रोबायोलॉजी से ज़्यादा आते हैं। अच्छा, माइक्रो से क्वेश्चन ज़्यादा आए थे। यस, माइक्रो बाकी से ब्लड हाँ, बैंकिंग से भी ज़्यादा आते हैं, बाकी हेमेटोलॉजी से भी ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन। अच्छा हेमेटोलॉजी से भी आए, ब्लड बैंकिंग से भी आए। हाँ, मतलब ओवरऑल सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन सारे आते हैं। सब्जेक्ट से आते हैं क्वेश्चन। हाँ, बस माइक्रो से ज़्यादा पूछे गए थे। यस, यस। हाँ, मतलब सारे सब्जेक्ट पर फ़ोकस करने की ज़रूरत है ना? सारे जी। सब्जेक्ट अगर अच्छे से पढ़ेंगे, तो ईज़िली क्वालीफ़ाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टफ़ भी नहीं है, मतलब मीडियम ही है। जैसे हाँ, आपने मीडियम। इसके अलावा और कोई एग्ज़ाम दी है लैब टेक्नीशियन की? यस मैम, मैंने एमसीसीआरए दिया था सेकंड वाला। अच्छा, एमसीआरए दिया था, तो कंपैरिज़न में आपको कैसा लगा मतलब? कंपैरिज़न तो लाइक इक्वल ही था, बाकी डीएचए थोड़ा-सा हार्ड होता है। अच्छा, एमसीआरई की बजाय डीएचए थोड़ा-सा हार्ड होता है ना? हाँ, और स्टूडेंट को लगता भी है कि डीएचए क्वालीफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसीलिए बहुत सारे जाते नहीं हैं और किसी को प्रोसेसिंग भी लगती है बहुत ज़्यादा कि क्या पता फ्रॉड हो जाएगा, है ना? तो उस वजह से भी नहीं जाने की सोचते हैं। हमने एक हाँ, वीडियो भी बनाया है वैसे इस पे मतलब हमारे एक बहुत ही अच्छे सर हैं जो मतलब बहुत टाइम हो गया उनको तो विदेश में हैं, उनका इंडिया और विदेश में आना-जाना चलता रहता है और काफ़ी टाइम से बहुत लंबा एक्सपीरियंस है उनका। जी। तो हमने उनके साथ में भी एक इंटरव्यू सेशन लिया है कि क्या-क्या दिक्कतें स्टूडेंट को आती है, वो भी अपलोड होगा यूट्यूब पे। तो आप भी उसको देखना, है ना? आपके जी, लिए भी शायद हेल्पफुल रहे वो और बाकी के स्टूडेंट के लिए तो रहेगा ही सही। अब चलिए जी। देखो मैं आपके प्रिपरेशन पर आती हूँ। हाँ, सबसे पहले कि आपने एग्ज़ाम दिया था तो आपके कितने मार्क्स आए? मार्क्स तो मैम मैं उसमें जैसे मतलब अलग-अलग सब्जेक्ट के अलग-अलग मार्क्स आते हैं। अच्छा, कितने नंबर का होता है पेपर? पेपर होता है, उसमें 150 क्वेश्चन होते हैं वन टोटल। अच्छा 150 क्वेश्चन होते हैं। हाँ, क्वालिफाइड वहाँ का होता है 50%। 50% अगर हैं तो क्वालिफाइड है ना? और क्वालिफाइड। टोटली 150 क्वेश्चन होते हैं उसमें, जी। जिसमें सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। हाँ, सीबीटी एग्ज़ाम होता है, 3 घंटे का टाइमिंग मिलती है अपनी। अच्छा 3 घंटे का टाइम रहता है हुँ, उसका, है ना? जी। अब चलें अगर हम आपके प्रिपरेशन की बात करें तो आपने मतलब प्रिपरेशन कैसे की? कितने समय पहले आपने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दी थी? थोड़ा-सा आप उसके बारे में बताइए। और आप एमएलटी एजुकेशन पॉइंट से कैसे जुड़े? मैम एमएलटी एजुकेशन पॉइंट से तो मैं बहुत पहले जुड़ गया था। मैं फर्स्ट तो मेरा क्या है कि 2023 में वैकेंसी आई थी, उसमें मैं सिलेक्ट हो गया था, डीवी करा लिया। फिर वो मेरिट लिस्ट में मैं बैक हो गया उसमें से। फिर उसके बाद में मैंने एमएलटी एजुकेशन जॉइन किया कि स्टडी करेंगे और एम्स का कोई भी जो भी पेपर है वो क्वालिफाइड करेंगे। फिर ओके। मैंने एमसीआरए भी दिया, उसमें मैं नहीं हो पाया। फिर उसके बाद में मैंने ये डीएचए के लिए सोचा मैंने। अच्छा एमसीआरई की एग्ज़ाम कब दी थी आपने? जस्ट इससे पहले वाली। अच्छा इससे पहले वाली और डीएचए की? डीएचए की अभी 1 मंथ हो गया। अच्छा 1 मंथ पहले, मतलब जी। नवंबर में आपने एग्ज़ाम दी? हाँ, हाँ। ओके, नवंबर में आपने एग्ज़ाम दी और फॉर्म कब अप्लाई किया था आपने? फॉर्म मैम जैसे अपन को इसका फॉर्म कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अगर आज अप्लाई करेंगे तो 2 या 3 दिन के बाद अपनी एग्ज़ाम डेट आ जाती है, उसके बाद में एग्ज़ाम लिखना होता है। अच्छा फॉर्म अप्लाई करने के बाद वो आपको एग्ज़ाम डेट देते हैं। हाँ, अपनी मन चॉइस डेट वो सेलेक्ट कर सकते हैं अपन। अच्छा अपने अकॉर्डिंग डेट सेलेक्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम की कि आपको कौन-सी डेट को एग्ज़ाम देनी है, यस मैम। राइट और फिर आप एग्ज़ाम दे के आए, है ना? तो आप अपनी थोड़ा-सा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में बताइए ना कि कैसे आपने प्रिपरेशन करी? कितने टाइम पहले इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होती है, तब जाके हम डीएचए क्लियर कर पाते हैं?
मैम ज़्यादा तो कुछ नहीं, मेरे को 6 मंथ तो मैंने प्रिपरेशन की है और पूरा सिलेबस पढ़ के एकदम खुद से प्रिपेयर होके फिर एग्ज़ाम दिए, क्योंकि इसकी थोड़ी कॉस्ट प्राइ एग्ज़ाम की ये फीस है ना, वो थोड़ी ज़्यादा होती है। अच्छा, इस वज़ह से मन में डर था कि फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे को क्लियर करना है इसको। ओके। इस वज़ह से मैंने अच्छे से मेहनत की, कम से कम 6 मंथ मैंने प्रॉपर इस टाइम दिया, उसके बाद में मैं प्रिपेयर हुआ, फिर एग्ज़ाम दी मैंने। अच्छा, आपने प्रिपरेशन मतलब 6 महीने में ही आपने डीएचए क्वालीफाई कर लिया प्रिपरेशन में, है ना? हाँ। मतलब अच्छा एमसीआरटी की प्रिपरेशन करी होगी तो वो भी आपने काउंट किया या फिर उसके बाद वाला टाइम? नहीं मैम, वो एमसीआरई के जस्ट मैंने 2 मंथ बाद ही दे लिया था ये। अच्छा 2 मंथ बाद ही और मतलब हाँ, फॉर्म भरने के लिए आपका अलग चार्जेस या फी लगा होगा और फिर एग्ज़ाम के लिए अलग फी लगा? नहीं फॉर्म फॉर्म ही एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं ना, उसका लगभग 25,000 ऐसे कुछ फीस होती है, वो पे अच्छा करके फिर देना होता है एग्ज़ाम। और एग्ज़ाम टाइम पे? एग्ज़ाम उसी से ही एग्ज़ाम की डेट आ जाती है फिर। अच्छा उसी से आ जाते हैं, उसके बाद में फिर और कोई चार्जेस तो नहीं लगता? चार्जेस है ना मैम, उसके बाद डाटा फ्लो का चार्जेस लगता है लगभग अपने इंडिया के माने तो मतलब 30 से 40 हज़ार के बीच में। अच्छा डाटा फ्लो 40,000 के समथिंग डॉक्यूमेंट लगते हैं। वेरिफिकेशन पे लग जाते हैं मैम। अच्छा, अच्छा, ओके। हाँ, मतलब 40, 50, 60, 70,000 रुपए और बाकी का खर्चा-वर्चा सब अलग है। जी। ओके। अब आपने प्रिपरेशन कहाँ से शुरू करी मनोज? थोड़ा-सा इसके बारे में आप बताएँगे? मतलब मैम समझा नहीं। जैसे कि आपने कहाँ से यूट्यूब से पढ़ा, महाराजा बैच जॉइन किया या फिर आपने कैसे अपनी प्रिपरेशन करी? मैं फर्स्ट में मैं जैसे एमसीआर की कर ही रहा था, उसके बाद में जस्ट मैं इसके साथ-साथ डीएचए की भी प्रिपरेशन कर ही रहा था और मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना था। सिलेबस में ही सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद में मैंने थोड़ा यूट्यूब से भी थोड़ा बहुत देखा, बाकी पैटर्न वही था, जो सबका यही था कि भई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, उसी में से मैंने रोज़ एमसीक्यू और लाइव क्लास भी अटेंड की आपकी और उसी में से पढ़ा, बाकी एमएलटी एजुकेशन में से पढ़ा सारा कुछ मैंने जो भी पढ़ा मैंने। अच्छा, तो आपने महाराजा बैच जॉइन किया हुआ है? जी। तो महाराजा बैच आपने फिर क्यों जॉइन किया? मैम पहले फर्स्ट में मैंने आपकी वीडियो देखी थी इंस्टा पे, तो उसमें अच्छी मैंने आपको फ़ॉलो किया वो कुछ टाइम, फिर मेरे को लगा कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल्स में और अच्छे से पढ़ाती है, तो फिर मैंने आपके जॉइन को बैच को जॉइन कर लिया। अच्छा और प्रिपरेशन आप पहले से कर रहे थे। अब देखो आपने महाराजा नहीं, बैच जॉइन किया, तो महाराजा बैच जॉइन करने से पहले और बाद में आपने खुद में क्या इम्प्रूवमेंट देखा? बैच से लेके आपका क्या एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस तो ये है कि मैम मेरा थ्योरेटिकल नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो गई। जी। अच्छा। हाँ, मतलब आपने बैच जॉइन करने के बाद में आप अच्छे से सिस्टमैटिकली अपनी प्रिपरेशन कर पाए, राइट? या है ना? यस। जैसे कि मैं आपको हमेशा स्टूडेंट को कहती रहती हूँ कि एक तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना? आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस यस। करना है। तो क्या आपने ये सारी चीज़ें करी थी? यस मैम, शॉर्ट्स नोट्स के बगैर मेरा कुछ हो ही नहीं पाया, मतलब शॉर्ट नोट्स तो बनाने ही पड़े। उसमें हर चीज़ कम टाइम में प्रिपरेशन करने के लिए शॉर्ट नोट्स बनाए मैंने, हर चीज़ के, हर टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बनाए मैंने। अच्छा और कैसे तैयारी करी? मतलब आपने जैसे एक-एक सब्जेक्ट को कवर किया या फिर कुछ इस सब्जेक्ट के टॉपिक लिए कुछ ऐसे आपने किस तरीके से अपनी तैयारी करी? थोड़ा-सा स्ट्रैटेजी के बारे में बताइए। स्ट्रैटेजी तो यही है मैम कि मैंने जैसे हर टॉपिक को क्लियर करता चला गया, तो उसके साथ-साथ में नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स। तो फिर एंड उसके साथ-साथ जैसे टॉपिक क्लियर हुआ, तो उसके मैं एमसीक्यूज़ की भी प्रिपरेशन करता था रोज़, एमसीक्यू निकालता था। और जो टेस्ट सीरीज़ है मतलब प्रैक्टिस के लिए हम आपको टेस्ट भी प्रोवाइड करवाते थे, तो आपने टेस्ट भी दिए ही होंगे सब्जेक्ट वाले, बाकी के बहुत सारे टेस्ट अपलोडेड है महाराजा बैच में, हाँ, हाँ, ऐसे तो दिए ना मैंने। है ना? मतलब आपने पूरा वीडियो देखा, उसके बाद में शॉर्ट नोट्स बनाए, राइट? यस, यस। और फिर हाँ, उनका रिवीजन भी साथ में ही किया होगा ना? जैसे एक टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ, दूसरे टॉपिक का रिवीजन भी आप साथ-साथ करते रहे होंगे यस, यस। और फिर टेस्ट भी दिया आपने। जी। ओके मतलब अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना है, जैसे कि आपने 6 मंथ में डीएचए एग्ज़ाम निकाली, ये बहुत अच्छी और बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि बहुत कम टाइम में 6 महीने में बहुत सारे स्टूडेंट साल, 2 साल तक भी प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन आप 6 महीने में निकाल पाए, उसका मेन रीज़न यही है कि आपने प्रिपरेशन कंसिस्टेंसी से करी। आपने 6 महीने तक शायद यही प्रिपरेशन ही करी होगी या फिर कहीं जॉइन भी कर रखा था क्या लैब वैब? नहीं मैम,
मैं जॉब करता था अच्छा, आप पहले। जॉब भी करते थे। हाँ, मैं हॉस्पिटल में जॉब करता था उस टाइम, फिर एग्ज़ाम के लिए मैंने जॉब को छोड़ दिया, तो उसके बाद मैं प्रिपरेशन पे लग गया, फिर प्रिपरेशन करता अच्छा, रहा आप मैं। पहले जॉब करते थे प्रिपरेशन से पहले, है ना? आपने लैब जॉइन किया हुआ था, फिर प्रिपरेशन जब यस, आपने स्टार्ट करी तो आपने स्किप करके और फ़ोकस आपके प्रिपरेशन पे ही किया, राइट? यस, यस, ओके, मतलब इस तरीके से आपने अपनी डीएचए एग्ज़ाम जो है क्वालीफाई करी। तो स्टूडेंट के यस, लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको अगर प्रिपरेशन करना है तो आप भी 6 महीने में, 8 महीने में एग्ज़ाम क्वालीफाई कर सकते हैं, अगर आप ओनली ऑन बिल्कुल। प्रिपरेशन पे फ़ोकस करें तो, है ना? यस उसके मैम, लिए अगर बस हाँ जी। अगर बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन करे, टॉपिक वाइज़ अच्छे से स्टूडेंट ध्यान देके पढ़े, तो बिल्कुल महाराजा बैच से डीएचए एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर सकता है, अच्छा, और भी ओके। जल्दी। मैंने तो 6 मंथ लगाए हुए, बाकी स्टूडेंट जल्दी भी कर सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अच्छा, ओके। हाँ, बस यही है कि सिस्टेमैटिकली प्रिपरेशन अगर स्टूडेंट को सही गाइडेंस मिले, वो कंसिस्टेंसी से करे, तो कोई सी भी लैब टेक्नीशियन की जो एग्ज़ाम है, वो ईज़िली निकाल सकता है। ईज़िली निकाल सकता है मैम, कोई सी भी हो, ऑल ऑफ द एग्ज़ाम सब निकाल सकती है आप। अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब देखिए जैसे आपने डीएचए एग्ज़ाम दिया, क्वालीफाई भी किया, तो जैसे ही आपका रिज़ल्ट आया, सबसे पहला थॉट आपके माइंड में क्या आया था? सबसे मेला पहला पॉइंट तो ये आया मैम कि सबसे पहले घरवालों को बताया मैंने, पेरेंट्स को बताया, फिर दोस्तों को बताया। फिर उसके बाद में मैंने आपकी ऐप खोल के मैंने सबसे पहले मैम को बोलता हूँ, मैम को बधाई दी। अच्छा, अच्छा। बोला कि मैम आपके यहाँ से मैं सेलेक्ट हुआ हूँ, ये बोला था। तो खुशखबरी आपने सबसे पहले अपने पेरेंट्स के साथ में शेयर करी ना? यस मैम। हाँ, अच्छा तो आपका फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा था प्रिपरेशन के टाइम पे? फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट था, दोस्तों का, फैमिली का सब बहुत अच्छा सपोर्ट था अच्छा एकदम। दोस्तों का और सबका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। कोई ऐसा होगा आपके दोस्त या फिर फैमिली में जो मतलब हर टाइम आपको मोटिवेट करता रहता होगा? एक तो रहता है ना यस, कोई ना कोई। बिल्कुल, बिल्कुल। अ, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं दोस्त भी। अच्छा, अच्छा हाँ। तो चलिए अब देखो आपका सिलेक्शन हो गया है। तो सिलेक्शन के बाद और सिलेक्शन से पहले आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आपने देखा? यस मैम, चेंजेस तो है ना, मतलब अंदर से मनोबल एकदम ऐसे हो गया कि मैं कुछ करने लायक हो गया। अच्छा। जी। ओके। अब देखो बात करते हैं आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है आपने करी है, महाराजा बीच से आपने प्रिपरेशन 6 महीने में करके एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करी है। तो आप मतलब उन स्टूडेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे जो स्टूडेंट डीएचए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो विदेश में जाने की सोच रहे हैं, कि उन्हें कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए? कौन-कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक है जो नहीं करना चाहिए? किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? प्रिपरेशन तो मैम अच्छे से टॉपिक वाइज़ प्रिपरेशन करें, शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएँ, अच्छे से रिवीजन करें और पूरा सिलेबस कवर करो। और एमसीक्यू पर डे, एमसीक्यू कम से कम 1 से 2-3 घंटे एमसीक्यू पर डे निकालो, तो उसके बाद ही कवर हो पाएगा मैम। सबसे इम्पोर्टेंस है एमसीक्यू का नॉलेज। एमसीक्यू से सबसे हर टॉपिक की नॉलेज आ जाती है कि भाई अपने टॉपिक में क्या प्रॉब्लम थी, कहाँ पे अपनी कमी है, और कहाँ कहाँ पे कोई टॉपिक में कौन सी चीज़ छूट गई, तो वो सारी कुछ कवर हो जाती है अच्छा। एमसीक्यू की मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद, टॉपिक पढ़ने के बाद आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, 100% ये ज़रूरी एमसीक्यू प्रैक्टिस ने आपके टाइम मैनेजमेंट में आपका हेल्प किया होगा ना, जब आप एग्ज़ाम दे रहे थे, एग्ज़ाम है। हॉल यस में मैम, थे, यस मैम। तो वहाँ पे आपने कैसे टाइम मैनेजमेंट किया मतलब? टाइम मैनेजमेंट तो मैम हो ही गया। शुरू से मैं एमसीक्यू की प्रैक्टिस करता था, तो टाइम तो मैनेजमेंट हो ही गया अच्छा बेसिकली। एमसीक्यू प्रैक्टिस से ये एक चीज़ है जो मैं हमेशा कहती हूँ और ये स्ट्रांगली मतलब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है जब आप एग्ज़ाम देते हैं और एमसीक्यू प्रैक्टिस अगर आपने करी है, तो ये टाइम मैनेजमेंट में आपको बहुत हेल्प करती है ना? हाँ, लास्ट के 2 मंथ तो मैंने ओनली एमसीक्यू सारे एमसीक्यू पढ़े हैं बस लास्ट के अच्छा 2 एमसीक्यू मंथ। प्रैक्टिस ही करी है, वेरी गुड, है ना? बस तो अच्छा चलिए, अब मतलब आपके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, जैसे मैंने मेरे सवाल सारे आपसे पूछ लिए हैं, तो आपके जी। अकॉर्डिंग आप क्या कहना चाहेंगे जो डीएचए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए? उन स्टूडेंटों से मैं यही कहना चाहूँगा कि मैम का महाराजा बेस 2.1 या फिर 2.2 जो भी जॉइन कर सकते हैं, और अच्छे से प्रिपरेशन करके आराम से क्वालिफाइड हो सकते हैं। सबसे अच्छा, बहुत अच्छा सिलेबस है, एकदम हर चीज़ डिटेल से बताई गई है मैम के सिलेबस में, बाकी सब ठीक है। अच्छा ओके। तो देखो आप
डीएचए में क्वालिफाइड हुए हैं। तो हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है, आपके लिए भी बहुत खुशी की बात है और आपके माता-पिता का नाम आपने रोशन किया, तो ये बहुत अच्छी बात है और आपने अपना जो जर्नी है, अपनी जो एक्सपीरियंस है हमारे स्टूडेंट के साथ में शेयर किया और बाकी आपको तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई प्रोसेसिंग में या प्रिपरेशन में ऐसी कुछ? नहीं मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो आपको बाद में अगर कोई ऐसा हेल्प की नीड लगे तो एमएलटी एजुकेशन पॉइंट हमेशा आपके लिए रेडी रहेगा। आपका कोई भी जी, सवाल हो, आपको कुछ भी पूछना हो या कोई भी हेल्प की नीड हो, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं मनोज बिल्कुल। बहुत खुशी हुई जी, ये जानकर कि आपने 6 महीने में महाराजा बैच जॉइन करके अपनी प्रिपरेशन करी और बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन भी किया कि कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। इन सभी चीज़ों का आपने ध्यान रखा कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, हमें नोट्स बनाना भी ज़रूरी है, रिवीज़न करना भी ज़रूरी है क्योंकि यही चीज़ है जो कि आपको कम टाइम में सक्सेस दिला सकती है ना? और यस, इसी को हम कहते हैं स्मार्ट प्रिपरेशन। बहुत सारे स्टूडेंट 2 साल तक भी प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं और आपने 6 महीने में डीएजे जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाइड किया। तो ये एक यस, बहुत अच्छा है और आप आज जिस पोज़ीशन पे हैं, कल को आप किसी स्टूडेंट के लिए या बहुत सारे जो भी डीएजे की एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए इंस्पायरेशन बनोगे। राइट? तो हमारे सभी स्टूडेंट से मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, ये एक रियल एक्सपीरियंस है जो मनोज ने अपना शेयर किया है आप सभी के साथ में। ये यस, कोई ना बुक का मोटिवेशन है, ना किसी टीचर का मोटिवेशन है ना? इन्होंने ये खुद इनके मुँह से बता रहे हैं कि मैंने 6 महीने में महाराजा बैच जॉइन करके एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया है। यस मैम, अब मैं यही नहीं कह रही हूँ कि आप महाराजा बैच ही जॉइन करो, लेकिन मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि देखो 6 महीने में इन्होंने प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया है। एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ, तो आप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। राइट? है राइट, ना? और हम आपके लिए बस यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप खूब आगे बढ़ो, तरक्की करो, अपने माता-पिता का नाम रोशन करो। आपको कोई भी यस मैम, समस्या आए तो थैंक यू। एमएलटी एजुकेशन पॉइंट हमेशा आपके लिए रेडी रहेगा। आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? और ओके, बाकी के स्टूडेंट के लिए भी यही कहना चाहूँगी कि आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं, अगर आप डेडिकेशन के साथ अपनी प्रिपरेशन करते हैं। बाकी एमएलटी एजुकेशन पॉइंट तो हमेशा आपके साथ में है ही सही। अच्छा आपने लाइव क्लास भी जॉइन करते थे? हाँ मैम, लाइव लाइव क्लास मैंने ऑलमोस्ट सारे किए हैं, अच्छा लाइव लाइव ऑलमोस्ट क्लास। लाइव क्लास सारी आपने जॉइन करी है। तो प्रिपरेशन आपने अपने घर पे रहकर ही करी है या फिर कहीं बाहर? लाइब्रेरी भी जॉइन कर रखी थी मैम और रूम से मैं बाहर रहता हूँ अभी इस टाइम। अच्छा अभी घर से बाहर हो आप। जी, घर से बाहर रह के प्रिपरेशन आपने करी है लाइब्रेरी जॉइन करके, है ना? तो जी। फुल टाइम आप बस तैयारी करते थे? मतलब कितने घंटे आपने पढ़े हैं? कितने क ज़्यादा तो नहीं 6 टू 8 आवर बस रोज़ की प्रिपरेशन। 6 टू 8 आवर तो कितनी क्लासेस देख लेते हैं आप 1 दिन में? मैम, मैं रिकॉर्डेड क्लास है तो मैं ज़्यादातर फर्स्ट में तो दिक्कत आती है कि भई मतलब पूरी हर एक चीज़ एक छोटी-छोटी चीज़ धीरे-धीरे देख के, बाद में तो मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा के फिर हर रोज़ क्लास देखता था 10-10, 15-15, 20-20 क्लास रोज़ देख अच्छा लेता था। 15-15, 20-20 क्लास आपने 1 दिन में भी देखी है। हाँ, हाँ। और सभी के नोट्स 1 दिन में ही बनाते थे या फिर कैसे बनाए आपने नोट्स? फिर 20 क्लास मैम 1 दिन में देखना? नोट्स मैंने ओनली शॉर्ट नोट्स ही बनाए हैं, बाकी मैं अब जो ये है ना पीडीएफ उसको प्रिंट करवा के मैं ओनली उनको स्टडी करता था। अच्छा ओके, आपने शॉर्ट नोट्स बनाए। तो शॉर्ट नोट्स आपके रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे होंगे आई थिंक, यस, यस। है ना? क्योंकि रिवाइज़ करना होता है तो शॉर्ट नोट अपने सामने होता है तो हम फटाफट से रिवाइज़ कर लेते हैं उसका। क्योंकि यस, जब हम लेक्चर देखते हैं 1 बार देख लिया, 2 बार देख लिया, बार-बार हम आधा 1 घंटा अपना जो भी है क्लास का वो ब बिगाड़ने की जगह हम शॉर्ट नोट्स में 5-10 मिनट में रिवाइज़ कर यस, लेते हैं मतलब, यस। है ना? तो जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है डीएचए एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करी है बहुत कम टाइम में, तो बहुत अच्छी बात है और हम आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए आपको शुभकामनाएँ देते हैं। जी तो मैम, थैंक स्टूडेंट यू। आप सभी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को और आपको भी मनोज आपके आगे के फ्यूचर के लिए और हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने फ़ील्ड में बहुत आगे जाएँगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपने अपनी जर्नी, अपना एक्सपीरियंस जो है हमारे साथ शेयर किया उसके लिए बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। सो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। यस मैम, आपके लिए भी वेरी वेरी थैंक यू और हर स्टूडेंट को मैं यही कहना चाहता हूँ
कि अच्छे से प्रिपरेशन करो और मैम के बैच को जॉइन करो और अपना ब्राइट फ्यूचर के लिए प्रिपेयर रहो। ओके मनोज, थैंक यू।